आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम उन स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिसको भी ये जो भी हमने पढ़ाया अब तक, इससे रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे YouTube के उस पर जाकर, पेज पर जाकर, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे आप तो टेलीग्राम का एक आपको मिलेगा लिंक। टेलीग्राम के लिंक को आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे वहाँ पर एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन के पेज पर। वहाँ जाके आप पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ तमाम आपको जो भी नोट्स हैं और फर्दर जो दूंगा मैं क्वेश्चन फॉर्मेट की शक्ल में, वो भी आपको मिलेगा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एतबार से नोट्स उस पर डाल दिए, अपलोड कर दिए हैं। उन तमाम बच्चों के रिक्वेस्ट पर, जो बहुत दूर दराज से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो पढ़ा रहे हैं आप उसका अगर नोट्स मिल जाता हम लोग को तो और बेहतर होता, उन बच्चों की ज़रूरत को समझते हुए मैंने नोट्स जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अपलोड कर दिया है। उस पर इंडो इस्लामिक और जी के कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं और फर्दर भी हम देते रहेंगे। तो इसलिए जिन बच्चे भी हमारे 11th या BA के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, वो यूट्यूब के हमारे पेज पर जाएं और उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको आप क्लिक करें, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत आसानी से एक्सेस कर लेंगे, उससे फ़ायदा होगा। तमाम चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, इससे पहले जो पढ़ाया है वो सारे के सारे का नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लिए अगर ये कहा जाए कि हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यकीनन आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम लोग बात सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में करने जा रहे हैं। बात यह है कि जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनाकर अगर मोहब्बत करने वालों को एक शाहकार दिया है, उसी तरह से इल्म लियाकत के फील्ड में आगे बढ़ने वालों के लिए सर सैयद ने MU कॉलेज बनाकर, जो आगे चल के AMU बना, वो एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ी शाहकार दी है, जिसकी मकबूलियत सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बर्र-ए-सग़ीर हिंद तक नहीं है, बल्कि पैसिफिक ओशन से लेकर अगर अटलांटिक ओशन तक जाएंगे तो तकरीबन हर जगह इस यूनिवर्सिटी की अपनी एक धाक है, एक पहचान है। लेकिन सर सैयद को के बारे में बात करने से पहले मैं एक दो बातें आपके जहन में ज़रूर डाल देना चाहूँगा, जिससे कि आगे समझने में चीज़ें आसानी होगी। कि सर सैयद को लोग जो भी बांध देते हैं कि साहब एक स्कूल बना दिया उन्होंने, एक कॉलेज बना दिया, और ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि सर सैयद का सिर्फ यही काम रहा। तो मैं आपको बता दूँ कि सर सैयद जिस वक्त में है, उस वक्त में वो एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलीजियस तौर पर भी उनका अपना एक इंटरफेरेंस रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अगर फर्स्ट आइडियोलॉग्स की बात की जाएगी, कि हिंदुस्तान के बहुत ही शुरुआती ऐसे लोग जो पॉलिटिकल थिंकिंग रखते हैं, पॉलिटिकल थॉट दिया जिन्होंने अपने आप में एक चीज़, वो सर सैयद हैं। उनके इस एस्पेक्ट को भी हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, क्योंकि सर सैयद की ज़िंदगी को समेटना बहुत कम वक्त में आसान नहीं है। मैंने फिर भी कोशिश की है कि बहुत ही प्रिसाइज रहे हम, लेकिन इस वीडियो को सर सैयद के हवाले से जो है इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, हमने पार्ट 1 लिखा है, इसका पार्ट 2 दोबारा इसके आगे बनाएंगे हम, और कोशिश करेंगे कि आज ही इसको अपलोड करें, ताकि बहुत सारे बच्चों को डिमांड आ रहा है कि सर सैयद का जो है पूरा सेगमेंट लेकर आइए इस पर। तो जाहिर सी बात है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो जो उनकी डिमांड होगी करनी पड़ेगी हमें। सर सैयद का ये जो सेगमेंट है, इससे पहले में हम लोग इनके फैमिली हिस्ट्री की बात करेंगे, इनके पैदाइश के हवाले से बात करेंगे, फिर इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ रही उसके हवाले से बात करेंगे, जो इसमें इंटरेस्टिंग बातें हुई बताएंगे हम आपको, और उनकी तसानीफ की बात करेंगे, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसकी बात करेंगे। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के भी होंगे वो घबराएंगे नहीं, इसमें जो भी चीज़ें कुछ ऐसा नहीं है जो आप समझ ना सकते हो। तो आइए इस सीरीज का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले आप देख सकते हो हमने यहाँ लिखा सर सैयद अहमद ख़ान। इससे 2 बातें हैं। नाम तो सैयद अहमद है, ये सैयद हैं, और बड़ी बात यह है कि नजीबुत तरफ़ैन हैं, एक ऐसे सैयद जो बाप की तरफ से जाके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जिनका रिश्ता जुड़ता है, और माँ का निस्बत हज़रत इमाम हसन से जुड़ता है। ऐसे सैयद को नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं। और अगर जो लोग अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अलीगढ़ में कभी आ सकते हो, तो आप जाकर सर सैयद की जो कब्र है, जामा मस्जिद जो हमारी AMU की है, उसमें पूरा शिजरा भी लिखा हुआ है। 39th जनरेशन में जाकर, 39th पीढ़ी में जाके सर सैयद इमाम हुसैन से जुड़ जाते हैं, उनकी औलादों में से हैं। तो नाम तो इनका सैयद अहमद है,
खान टाइटल है, बात करेंगे हम लोग आगे, और सर भी टाइटल है। ये दोनों टाइटल जाहिर सी बात है जिस ज़माने की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत है और ब्रिटिशर्स ने ही ये टाइटल्स दिए हैं। उस ज़माने में बहुत सारे लोगों को टाइटल्स मिलते थे। अब अगर सर सैयद की पैदाइश की बात की जाए तो 17 अक्टूबर को पैदा हुए हैं। तकरीबन हिंदुस्तान, पाकिस्तान या इंडस सब कॉन्टिनेंट या दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर लोग जानते हैं कि सर सैयद पैदा कब हुए हैं, क्योंकि सर सैयद हिंदुस्तान की वाहिद ऐसी शख्सियत है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। मैं किसी नबी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहा। अगर इंसानों में बात हो, आम लोगों में, तो सर सैयद हिंदुस्तान की अकेली शख्सियत हैं जिनका बर्थडे पैसिफिक ओशन से लेके अटलांटिक ओशन तक मनाया जाता है। यानी प्रशांत महासागर से लेके अटलांटिक महासागर तक जितने मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक, तकरीबन शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो, देश हो, जहां सर सैयद का बर्थडे न मनाया जाता हो। जहां तक मैं जानता हूं, इतने बड़े लेवल पर हिंदुस्तान में पैदा होने में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिसका बर्थडे मनाया जाता हो। सर सैयद वो इंसान है। तो ये इस डेट से तकरीबन सब लोग वाकिफ हैं। 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में पैदा हुए। यहीं पर बहुत बात हम लोग इनके वफात की भी, मौत की भी कर लेते हैं। तो 27 मार्च को 1898 में सर सैयद अलीगढ़ में डेथ करेंगे और ये 28 मार्च को दफन किए जाएंगे। सर सैयद ने जहां पर अपनी आखिरी सांस ली है, जहां पर सर सैयद इंतकाल किए हैं, वो बेसिकली घर जो था वो नवाब इस्माइल खान शेरवानी साहब घर था और उस घर का नाम दारुल उन्स है। दारुल उन्स ये घर का नाम था, दारुल उन्स। ये पान वाली कोठी जो है, अलीगढ़ के जो लोग होंगे जानते होंगे, अलीगढ़ के में एक पान वाली कोठी, उसके पीछे ये पूरा हवेली था। ये नवाब इस्माइल खान शेरवानी साहब का मकान था। सर सैयद ने इसमें आखिरी सांस ली है। अब जाहिर सी बात, सर सैयद के इंतकाल के बाद उनको जो दफन किया गया है, अलीगढ़ की जामा मस्जिद में दफन किया गया है। उसकी एक तरफ साइड में सर सैयद दफन किया गया है। तो ये इनके ज़िंदगी और ये इनकी मौत की बात हो गई। अब अगर बात की जाए इनके दादा की, आप देख सकते हो हमने लिखा है यहाँ पर ग्रैंड फादर। तो इनके ग्रैंड फादर यानी दादा का नाम सैयद हादी है, सैयद हादी। अगर फादर की बात की जाए, पिता की, वालिद साहब की, तो मीर मुत्तकी नाम है। अगर इनकी माँ की नाम बात की जाए, मदर की, तो मदर का नाम अजीजुन निसा है। और इन्हीं के नाम पर एएमयू में एक बहुत बड़ा हॉल है, गर्ल्स का हॉस्टल हॉल है पूरा, जिसका नाम अजीजुन निसा है। और ये हॉल की खूबी ये है कि ये अलीगढ़ के जो अलमनाई हैं उनके कंट्रीब्यूशन से बना है। तो इस निस्बत से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर सैयद को हम ये कह सकते हैं कि हमारे खालाजाद भाई भी हैं वो, बस फ़र्क ये है कि सर सैयद और हम में तकरीबन 170-80 साल का फ़र्क है। अब आप थोड़ा चौंक रहे होंगे, इससे चौंकिएगा मत। बात सिर्फ इतनी है कि सर सैयद की माँ का नाम अजीजुन निसा है और हमारी माँ का नाम अनीसुन निसा है। तो सही माने देखा जाए तो दोनों बहन हैं, अजीजुन निसा और अनीसुन निसा। बस डिफरेंस जो है 170 ईयर्स या 180 ईयर्स का होगा। खैर, ये एक मजाक की बात थी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर सैयद की जो वाइफ हैं, उनकी पत्नी, उनकी शरीक हयात, उनकी बीवी जो है, उनका नाम पारसा बेगम है और इनको पाकीज़ा बेगम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पारसा बेगम या पाकीज़ा बेगम। अगर हम लोग बात करें सर सैयद के मैटरनल ग्रैंडफादर की, यानी नाना की, तो सर सैयद के नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर वो बहुत पहले के इंसान है, जो बहुत बड़े सूफी हैं, चिश्ती सिलसिले के, जो हम लोग बात कर चुके हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वो उस्ताद हैं। ये अलग इंसान है ख्वाजा फरीदुद्दीन। ये बेसिकली मुग़ल जो वो थी, एम्पायर रही बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में, ये अमीरुल मुल्क रहे। इनका टाइटल था अमीरुल मुल्क और ये वहाँ पर अमीरुल मुल्क के नाम से रहे और ये रॉयल फैमिली से ये जुड़े हुए लोग हैं। अब अगर बात की जाए आगे की, तो सर सैयद की अगर मैरिज की बात हम लोग करें तो 1836 में मैरिज हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हो 19 लिखा हमने, 19, यानी 19 साल की उम्र थी सर सैयद की जब इनकी शादी हुई। ठीक है, अब जब शादी है तो जाहिर सी बात है औलादें भी होंगी। तो औलादों में अगर बेटी की बात की जाए तो डॉटर में लिखा है डी, डॉटर, तो बेटी का नाम आमिना है। सर सैयद की बेटी का नाम आमिना है। और अगर बेटों की बात की जाए तो दो बेटे, बड़े बेटे सैयद हामिद और छोटे बेटे सैयद महमूद हैं। यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि ये दोनों बच्चे सर सैयद के जस्टिस हैं, जजेस हैं। इनमें भी एक बात खास ये है
कि सैयद महमूद जो है हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होने वाले बहुत बड़े जज हैं, बहुत बड़े। मतलब क्या है, इनके दिए हुए डिसीजंस आज भी उनको एज एन एग्जाम्पल, एक नजीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हमारे कंट्री के डिफरेंट हाई कोर्ट्स में आज भी इनके जो है दिए हुए डिसीजंस को रखा गया है, उनके आर्काइव्स में, उनके लाइब्रेरीज में रखी जाती हैं, और इन नतीजों को, इन डिसीजंस को एक नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इससे भी एक कमाल की बात आपको बता दूं कि सर सैयद के जो बेटे हैं सैयद महमूद, ये हिंदुस्तान के इंडियन जज के एतबार से पहले जज हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स को या यूरोपियंस को क्रिमिनल केसेस में ट्रायल किया है, यानी फौजदारी मुकदमों में ट्रायल किया है। यह एक बात समझने वाली है, जो भी यूरोपियन होते थे, गोरे ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस, उनको इंडियन जजेस सिविल केसेस में तो ट्रायल कर सकते थे, यानी जो दीवानी के मुकदमे होते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी जो मारपीट का मुकदमा होता था, इसमें कोई ट्रायल नहीं कर सकता था। ये ऑनर सर सैयद के छोटे बेटे सैयद महमूद को है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, ठीक है, दोनों जजेस हैं। अगर सर सैयद के भाई की बात की जाए तो सर सैयद के भाई का नाम सैयद मोहम्मद है, सैयद मोहम्मद। और सर सैयद की बहन की बात की जाए तो इनका नाम सिफतुन निसा है, सिफतुन निसा, ठीक है। आइए हम बात आगे करते हैं, बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। अगर सर सैयद की प्रोफेशनल लाइफ की बात होगी तो ये आगाज जो हर इंसान अपने जिंदगी में अपने प्रोफेशनल लाइफ का कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है, तो ये जो शुरुआत है इनकी आगरा से हो रही है, याद रखना है। ये 1838 में फर्स्ट टाइम सर सैयद एज अ सर रिश्तेदार, एक कोर्ट में मुंशी टाइप की एक पोजीशन होती थी, जो लोग वहां पर काम करते थे, यहां से सर सैयद ने स्टार्ट लिया है। और सर सैयद का जो प्रोफेशनल लाइफ, यानी एक काम धाम करने की जिंदगी जो स्टार्ट हो रही है, वो बेसिकली आगरा से हो रही है। दूसरी बात, सर सैयद एज अ मुंसिफ जो एलिवेट हो रहे हैं आगे चल के, वो सर सैयद होंगे मैनपुरी में, ठीक है। वो 1842 के आसपास मैनपुरी में सर सैयद को जो है बनाया जाएगा मुंसिफ, यानी जज बन जाएंगे सर सैयद। अब यहां मैंने अगला जो डेट ईयर लिखा है 1846, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सर सैयद एज अ मुंसिफ जो है दिल्ली में पोस्टेड हो रहे हैं। और आप यहां देख सकते हो 1846 से लेके सर सैयद 1854 तक दिल्ली में हैं। ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि सर सैयद ने यहां पर रह के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम आसारुस सनादीद है, जो देखिए यहां पर हम लिखी है किताब आसारुस सनादीद। ये 1847 में लिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हो सर सैयद यहां पहुंचने के बाद लिख रहे हैं दिल्ली। इस किताब की खूबी क्या है, दिल्ली के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को सर सैयद ने मेजरमेंट करके उसको बजाते और उसका एक स्केचिंग तैयार किया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया। ये सर सैयद का बहुत ही बड़ा काम है। और यहीं पर एक बात आपको बताते चलूं, सर सैयद को लेकर बहुत बड़े हिस्टोरियन कनिंघम का एक बात कहना है कि सर सैयद इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के पहले आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर सर सैयद माने जाते हैं। उसकी वजह क्या है, सर सैयद में आर्कियोलॉजी में दो चीजें होती हैं। एक होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन कहते हैं जो बिल्डिंग्स को देख के आप आंकड़ा अंदाजा लगाते हो और उसके बारे में कोई अपनी बात रखते हैं आप उस बिल्डिंग के हवाले से, इसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना, नई वो बिल्डिंग जो छुपी हुई है, जो ढकी हुई है, उसको एक्सप्लोर करना। उसी में अगर हम लोग बात करें आर्कियोलॉजी का दूसरा हिस्सा जो है वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन जो होता है वो खुदाई को कहते हैं। सर सैयद ने ये दोनों काम किए हैं। अगर एक्सप्लोरेशन की बात हो तो सर सैयद ने दिल्ली में ये एक्सप्लोरेशन की बुनियाद पर किताब लिखी आसारुस सनादीद। ये किताब अपने आप में डॉक्यूमेंटेशन है दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स को लेकर। इस किताब की खूबी क्या है, इसे सर सैयद ने तमाम दिल्ली के वो मॉन्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट थे उनका पूरा खाका तैयार करके दे दिया। उसका फायदा क्या हुआ, जब 1857 में रिवोल्ट हुआ तो बहुत सारे बिल्डिंग्स दिल्ली के गिरा दिए गए, जो मुसलमानों की बिल्डिंग्स थे। उनमें खानकाहें भी गिराई गई, उनमें मसाजिद भी गिराए गए, उनमें मकतब भी गिराए गए, उनमें किले नुमे छोटे छोटे बिल्डिंग थे उनको भी गिराए गए, पैलेसेस गिराए गए। तो आज अगर उनको समझना है तो आसारुस सनादीद को देखनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, दिल्ली में आप जानते होंगे कुछ दिन पहले मेट्रो की खुदाई हो रही थी चांदनी चौक एरिया में।
उसमें अंदर एक मस्जिद निकल गई थी। वो मस्जिद अकबराबादी मस्जिद थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सुन रहे हो इस वक्त। अकबराबादी मस्जिद शाहजहां की बनाई हुई थी और शाहजहां की एक बीवी, उनका नाम था अकबराबादी बेगम, बहुत ही पायस लेडी थी। उनके नाम से ही शाहजहां ने वो मस्जिद बनवाई थी। 1857 में उस मस्जिद को ब्रिटिशर्स ने गिरा दिया। जब उसको गिरा दिया, बाद में उसके मलबे को, जो उसके मलबे थे, उसको ऑक्शन करने की बात की इन लोगों ने, नीलाम करने की। सर सैयद ने नीलामी में उस बिल्डिंग के पूरे मलबे को उठाकर बुलक कार्ट पर, बैलगाड़ी वगैरह पर लेकर अलीगढ़ आए और उसी मलबे का जो बिल्डिंग मटेरियल था उसमें और कुछ मिलाकर अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद तैयार की गई, जो उस कॉलेज था उसकी जामा मस्जिद। तो ये जामा मस्जिद जो आप देखते हो आज एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद जो है, वो बेसिकली अकबराबादी मस्जिद है जो दिल्ली से यहां लाई गई, जिसको अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। एक बड़ी खास बात उसकी क्या है, जब आप गेट के अंदर घुसोगे, जो कैलीग्राफी है वो टिपिकल शाहजहानी कैलीग्राफी है। इस कैलीग्राफी को आप हिंदुस्तान में कुछ ही बिल्डिंग में पा सकते हैं। या तो आप ताजमहल पर पाएंगे, या दिल्ली के जामा मस्जिद पर पाएंगे, या अलीगढ़ के जामा मस्जिद पाएंगे। और हुआ क्या, जब वो मस्जिद निकल गई, मेट्रो खुदाई रोक दी गई, मुसलमानों ने वहां पर नमाज पढ़ी, गवर्नमेंट ने उसको सीज कर दिया। मुसलमानों की प्रॉपर्टी जहां मिली उसको गवर्नमेंट ने सीज कर दिया। ये पूरा का पूरा मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो मुसलमानों की तरफ से एविडेंसेस दिए गए हैं मस्जिद को लेकर, उन एविडेंसेस में एक बड़ी खास बात यह है कि आसार सनादीद को भी यूज किया गया है, क्योंकि आसार सनादीद में उस मस्जिद का जिक्र है और वो मस्जिद किस जगह प्लेस करती थी, वो एग्जैक्ट लोकेशन वही है जहां से ये खुदाई में मस्जिद निकली थी। पूरा उसका नीचे का जो हिस्सा होता है, मेहराब, बिल्डिंग की बनावट, तमाम चीज निकली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आसार सनादीद। इस किताब को आपको याद रखना है, 1847 सर सैयद ने लिखी। मैंने अभी एक बात की सर सैयद के हवाले से, आर्कियोलॉजिस्ट के एतबार से, तो ये तो बात होगी एक्सप्लोरेशन की। अगर बात हम लोग करें एक्सकेवेशन की, खुदाई की, तो सर सैयद ने अलीगढ़ में जो तिब्बिया कॉलेज है उसके एरिया में एक बहुत बड़ा माउंट था, जिसको सर सैयद ने अपने सुपरविजन में खुदाई कराई और वहां से बहुत सारे बौद्धिस्ट रिमेन्स निकले, जो अभी भी हमारे आर्कियोलॉजी सेक्शन में रखे हुए हैं, जो कि बहुत कीमती हैं। उनकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। और यूनिवर्सिटी की अपनी एक खूबसूरती रही कि उसने उनको किसी को बेचा नहीं, जबकि उसके खरीदार बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सर सैयद जो है एज एन आर्कियोलॉजिस्ट भी काम कर चुके हैं। बताना मैं चाह रहा हूं कि सर सैयद की जो पर्सनैलिटी है वो मल्टी फैसेटेड है। एक बहुत ही जीनियस इंसान है सर सैयद। मैंने शुरू में ही जो शेर पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये वो शख्स है सर सैयद। आगे बात करते हैं हम लोग। अब इसके बाद सर सैयद दिल्ली के बाद ट्रांसफर होके बिजनौर जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है 1855 से लेके 1858 के बीच में, क्योंकि आप लोग जो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि इसी दरमियान इंडिया में रिवोल्ट हो रहा है, जिसको आप 1857 का रिवोल्ट कहते हैं, जिसे हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, आजादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं उसको। ये इसी दरमियान हुआ है। कमाल की बात क्या है, याद क्या रखना है आपको कि सर सैयद 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा है तो उस टाइम सर सैयद बिजनौर में है। कहां पर है? बिजनौर में। तो जाहिर सी बात है, बिजनौर में जब एज ए जज हैं तो बहुत कुछ सर सैयद अपनी आंखों से वहां देखी भी होगी, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के तरफ से वो जज हैं। यानी कंपनी की जो हुकूमत थी, उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत तो नहीं थी, कंपनी की हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत, लेकिन थे तो ब्रिटिशर्स वो। अब यहां एक बात समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सैयद पर कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि सर सैयद ने अंग्रेजों की मतलब चमचागिरी की। एक इल्जाम है सैक्रिफाइसी। देखिए बात क्या है, बात को लोग समझ नहीं पाते। मैं बताऊंगा अभी, आपको समझ आ जाएगी बात। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि सर सैयद को अंग्रेजों ने अगर किसी तरह का प्रिविलेज दिया तो क्यों दिया? उनकी चमचागिरी की वजह से नहीं दिया, बल्कि उनके वर्क की वजह से दिया। वो वर्क क्या है वो यहां पर समझिए। जब सर सैयद बिजनौर में है, यहां पर रिवोल्ट के बाद सर सैयद ने किताब लिखी जिसका नाम है, आप देख सकते हो यहां पर मैंने किताब का नाम लिखा था असबाब बगावत हिंद, ये सरकशे जिला बिजनौर। ये किताब देखो आप, सरकशे, सर कटा देना, जिला बिजनौर भी सर कटाना, यानी जो रिवोल्ट हुआ उसका एक डॉक्यूमेंटेशन है। 1858 में सर सैयद ने किताब लिखी। सर सैयद ने बिजनौर में जो अंग्रेजों के साथ एहसान किया है
वो एहसान क्या है? जब वहां रिवोल्ट हुआ, आप जानते हो तमाम नॉर्थ इंडिया में जहां जहां रिवोल्ट हुए तो लोगों ने ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनको मारे, ठीक है कोई बात नहीं, जब लड़ाई होगी तो मारा पीटी होगी, लेकिन बहुत जगहों पर ब्रिटिश जो लेडीज थी, जो बच्चियां थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ भी जुल्म ज्यादती हुआ। ये होता है वॉर में। लेकिन बिजनौर में क्या हुआ? बिजनौर में सर सैयद का जो कंपाउंड था, जो जजेस कंपाउंड था, उसमें ब्रिटिश औरतें अपने बच्चियों को लेकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर सैयद के यहां आकर शेल्टर ले लिया, पनाह ले लिया, उन लोगों से बचने के लिए जो उस वक्त जो है कंपनी की सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे थे और उनको उखाड़ के फेंकना चाहते थे। जब यहां पर इनके साथ पनाह ले लिया सर सैयद के घर में आकर, तो जो बागी लोग थे, जो सो कॉल्ड बागी, जो मुजाहिदीन थे, वो जब सर सैयद के घर को जाके घेर लिए तो सर सैयद ने वहां बजाते खुतबा दिया, उनको एड्रेस किया, घर में उन लोगों को बंद करके रख के और बाहर अपने गेट पर आए और कहा, अल्लाह रसूल का वास्ता देके कहा कि देखो इस घर में सिर्फ औरतें हैं, बच्चियां हैं जवान, और बच्चे हैं छोटे छोटे, मर्द कोई नहीं है। और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी औरत को मारा जाए, किसी बच्ची को मारा जाए, या किसी औरत और बच्ची के इज्जत और आबरू को लूटा जाए। इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। आप अंदाजा लगा सकते हो, जहां पर हजारों की तादाद में लोग हों, तीर तलवार और कटार और बंदूक लेकर लोग खड़े हों, वहां एक शख्स खड़ा हो जाए उनके मद्दे मुकाबिल, यह आसान काम नहीं है। फिर हुआ क्या? वहां लोग थोड़ा खामोश हुए, फिर हंगामा सा चालू हुआ। तो सर सैयद एक बात कहेगी, सुनो मैं जज हूं, यह बड़ी बात नहीं है, मैं इमाम हुसैन की औलाद हूं, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो सबसे पहले तुम हमें मारकर हमारे जिस्म पर चढ़कर अंदर जाओगे, हमारे जिस्म को कुचल कर अंदर जाओगे। जब सर सैयद ने बात कही तो उस भीड़ में एक सन्नाटा सा छा गया और लोग वहां से धीरे धीरे वापस चले गए। यह सर सैयद का अंग्रेजों के ऊपर इतना बड़ा एहसान था। अगर किसी भी इंसान के साथ आप यह एहसान कर दें कि उसके इज्जत और आबरू को लुटने से बचा दें, उसके छोटे छोटे बच्चों को मरने और कटने से बचा दें, अगर उस इंसान के अंदर थोड़ी भी इंसानियत होगी तो वह हमेशा आपका साथ देगा और हमेशा आपका एहतराम और इज्जत करेगा। अगर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर सर सैयद को ऑनर किया, इज्जत दी, और उन्हें सर सैयद को अगर किसी हद तक उन्होंने सपोर्ट किया उनके इंडेवर्स में, उनकी कोशिशों में, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कॉज बिजनौर में सर सैयद का कैरेक्टर था, जो सर सैयद ने औरतों बच्चियों की इज्जत को लूटने से बचाया और छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल होने से बचाया। क्योंकि लड़ाई, सर सैयद ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई जिससे इनको मारो, हम उसको एतराज नहीं करते हैं, लेकिन ये औरतें हैं, ये बच्चियां हैं, ये छोटे बच्चे हैं, इनको हम मारने की इजाजत नहीं देंगे। समझ रहे हो आप? ये बात थी कि ब्रिटिशर्स बाद में जो अंग्रेज थे सर सैयद को बहुत ज्यादा मानते थे। अगली एक चीज, इसी जगह पर सर सैयद ने एक किताब लिखी, उसका नाम है असबाबे बगावत हिंद। इस किताब को मामूली किताब मत समझिएगा, इंग्लिश में कहते हैं कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। असबाबे बगावत हिंद, असबाब कहते हैं सबब को, यानी कॉजेज क्या थे, बगावत के कॉजेज हिंदुस्तान में क्या थे। आप इसको आसान मत समझिए कि किसी जालिम बादशाह के सामने खड़े होके, किसी जालिम हुकूमत के सामने खड़े होके ये कह देना कि जो हुआ है ये तुम्हारी गलतियों से हुआ है, ये आसान चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है अपने आप में। सर सैयद ने इस किताब में अंग्रेजों को, जो इसका निचोड़ बता रहा हूं आपको मैं, अंग्रेजों को ये समझाया और बताया कि हिंदुस्तान के अंदर जो तुम्हारे खिलाफ रिवोल्ट हुआ है, इसके पीछे तुम खुद कॉज हो, तुम खुद कारण हो, तुम खुद सबब हो। क्यों? क्योंकि तुमने यहां के लोगों को जो हाई इकोलॉन, जो नोबिलिटी का पूरा मामला था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, उसमें उनको एडजस्ट नहीं किया, इनकॉर्पोरेट नहीं किया, काउंसिल के मेंबर्स तुमने नहीं बनाए, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। सर सैयद ने लेकिन इसमें एक अक्लमंदी की। ये बनाने के बाद, ये किताब लिखने के बाद, सर सैयद ने इसका मैन्युस्क्रिप्ट उठाकर इंग्लैंड भेज दिया, और इंग्लैंड के दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के, चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स हो, इससे बजाते डिबेट हुआ इस किताब के ऊपर, जिसको असबाब बगावत हिंद कहते हैं। 1858 की लिखी हुई किताब है ये। उसमें एक बहुत बड़ा गिरोह ऐसा था जो ये कह रहा था कि सर सैयद मस्ट बी हैंग्ड, क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाफ बोला है। लेकिन वहां जो सैगेशियस माइंड थे, जो बुद्धिमान अक्लमंद लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर सर सैयद हमारे खिलाफ बोल रहे होते तो सर सैयद इस किताब को पब्लिश कर चुके होते वहां पर,
उन्होंने इसका मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास भेजा है। सर सैयद हमें आईना दिखाना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है, और सर सैयद की इस डेयरिंग को हमें सलाम करना चाहिए। तो हुआ क्या, इस किताब को उन्होंने दोबारा भेजा सर सैयद को, सर सैयद की तरफ से माफी हो गई, यानी उनको फांसी की सजा नहीं दी गई। आप समझ सकते हो उस जमाने में जो सेडिशन था, देशद्रोह, उसकी सजा क्या थी। जब आज मौत की सजा है तो उस जमाने में सोच सकते हो क्या रहा होगा, मौत ही थी। लेकिन सर सैयद को फिर इसी बुनियाद पर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन कमाल की बात क्या है, ये वो किताब है जिस किताब की बुनियाद पर 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट इंडिया में आ रहा है। यह बड़ी बात है। क्यों? अंग्रेजों ने महसूस किया कि सर सैयद ने जो बात कही है कि हमारी वजह से, यानी हमने अपने काउंसिल्स में, अपने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसमें इंडियंस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, शामिल नहीं किया है, इसलिए हमारे खिलाफ शायद ये हुआ है। अगर उनकी आवाज हम तक पहुंचती, वो हमको महसूस कर पाते, तो शायद ये ना होता। इसी बुनियाद पर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहा है, जिसमें ब्रिटिश वायसराय के काउंसिल में इंडियंस को भी शामिल किया गया। यह बहुत बड़ी बात है। यह हिंदुस्तान में एक अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए है कि एक किताब के बुनियाद पर ये सारी चीजें हो रही हैं। समझने वाली बात क्या है कि सर सैयद ने डेयरिंग दिखाई, हिम्मत दिखाई गलत को गलत कहने की, जो आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर यह हिम्मत नहीं है, जो होनी चाहिए। अगली बात, तो ये बिजनौर के हवाले से बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें, 1858 में ये प्रमोट हुए सदर सुदूर, और इनको ऊपर मुनसब से ऊपर बना दिया गया। ठीक है। अब यहां के बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 1862, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहां पर सर सैयद ट्रांसफर होके गाजीपुर आएंगे। गाजीपुर ईस्टर्न यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो बनारस से लगा हुआ है। गाजीपुर में सर सैयद 2 साल रहेंगे, तकरीबन 3 साल, 62 से लेकर 64 तक 2 साल मान लीजिए। यहां पर सर सैयद का एक बहुत बड़ा काम क्या होगा। अच्छा, सर सैयद यहां से पहले, अभी हम लोग आएंगे किताब को बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन यहां पर समझ लीजिए, सर सैयद यहां जाने के बाद एक सोसाइटी बनाएंगे 1862 में। उस सोसाइटी का नाम होगा साइंटिफिक सोसाइटी। यह सोसाइटी 1863 में कायम की जाएगी गाजीपुर में। इस सोसाइटी का पर्पस क्या था? टू ट्रांसलेट द साइंटिफिक बुक्स इनटू उर्दू लैंग्वेज। ये ऐसा क्यों? यानी साइंस की जो किताबें हैं उन्हें उर्दू जबान में ट्रांसलेट किया जाए। यहां पर इंटरेस्टिंग बात है कि उर्दू जबान में ही क्यों? क्योंकि उस वक्त का नॉर्थ इंडिया का लिंगुआ फ्रैंका, आम जबान उर्दू थी, जो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 1947 तक हिंदुस्तान के नॉर्दर्न इंडिया की जो सबसे मेजर लैंग्वेज रही, वो मेजर लैंग्वेज जो थी उर्दू थी, सबसे बड़ी जबान। आगे चल के इंशाल्लाह मैं हिंदी उर्दू डिबेट पर, जो इंडिया में बहुत बड़ा डिबेट है, हिंदी उर्दू डिबेट, इस पर एक बहुत ही कंप्रहेंसिव वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे मुझे कई सारे लोगों के सवाल के जवाब देने हैं कि आखिर उर्दू जबान यहां की बड़ी जबान है या हिंदी जबान है। और उर्दू आज भी चाहते न चाहते हुए भी हर इंसान बोलता है, और उसे बोलना पड़ेगा क्योंकि वह नेचुरल लैंग्वेज है। आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर उस जबान को कुछ भी समझें, उसे कोई शेल्टर दिया जाए ना दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन उर्दू लोगों की रगों में बसती है। वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, किसी मिल्लत के मानने वाले हों। हिंदुस्तान, यहां पर बहुत एक इंटरेस्टिंग बात, हिंदुस्तान का बॉलीवुड, जिसे हिंदी सिनेमा कहा जाता है, लोग समझते हैं हिंदी सिनेमा हिंदी लैंग्वेज की वजह से कहा जाता है। ऐसा नहीं है। वो हिंदी सिनेमा इसलिए कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का सिनेमा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बॉलीवुड की जो जबान है, जो बॉलीवुड की फिल्मों की जबान है, वो उर्दू है। कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड ने उर्दू को जिंदा रखा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बॉलीवुड को उर्दू ने जिंदा रखा है। अगर उर्दू को बॉलीवुड से निकाल दिया जाए तो बॉलीवुड पर बिखरता हुआ नजर आएगा आपको। ये उर्दू की एक खूबी है, एक ऐसी जबान जो मोहब्बत की जबान भी है, एक ऐसी जबान जो इनकलाब की जबान भी है, एक ऐसी जबान जो आपसी रवादारी की जबान है, शाइस्तगी की जबान है, तहजीब की जबान है, अदब की जबान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी जबान हमारी कोई बुरी जबान है, वो भी हमारी जबान है, ये भी हमारी जबान है। लेकिन जो लोग इन जबानों को बांटना चाहते हैं, इन जबानों की बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं, उन्हें हम जरूर एक बात कहना चाहेंगे कि उर्दू को चाह के भी आप अपने आप से अलग नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि उर्दू नॉर्थ इंडिया के लिए ऐसे ही है जैसे कि इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही नॉर्थ इंडिया में आपसी बातचीत करने के लिए उर्दू की जरूरत है। आइए यहां पर बात करते हैं हम लोग। तो 1862 में गाजीपुर में जब गए सर सैयद, तो उस वक्त उन्होंने 1863 में वहां साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। हमने बता दिया आपको कि पर्पस क्या था, साइंटिफिक बुक्स को यानी विज्ञान की किताबों को उर्दू जबान में ट्रांसलेट करना, ताकि आम इंसान आवाम उसको पढ़ सके और उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। इसके बाद सर सैयद का ट्रांसफर अलीगढ़ होगा। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि सर सैयद का ट्रांसफर जब अलीगढ़ होगा तो साइंटिफिक सोसाइटी भी ट्रांसफर होकर अलीगढ़ चली आएगी। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि कभी कभी आपसे पूछता है कि साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई गई। अब अगर 4 ऑप्शंस में से 63 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 64 ऑप्शन है, 5 है, 66 है, 67 है, तो 1864 होगा, क्योंकि अलीगढ़ लेकर आए सर सैयद 64 में इसको, विद हिज ट्रांसफर जब वहां से आए तो यहां लेके चले आए। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन विच ईयर एट गाजीपुर, तो आप करोगे 1863, और क्वालिफाई कर देगा एट अलीगढ़ तो होगा 1864। यानी गाजीपुर में कब बनाई गई तो 63 में, अब अलीगढ़ में कब तो 64 में, क्योंकि जब यहां पर ट्रांसफर हुआ तो साइंटिफिक सोसाइटी को सर सैयद लेकर यहां पर आ जाएंगे। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, 1867 में सर सैयद बनारस गए, ट्रांसफर हुआ उनका, और सर सैयद यहीं से रिटायर्ड होते हैं। सर सैयद का जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अपने इख्तिताम पर, रिटायरमेंट पर पहुंचता है वो बनारस में। ठीक है, अब आइए थोड़ा बुक को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमने कुछ बुक्स लिखे हैं। यहां पर सर सैयद की लाइफ की पहली किताब जामे जम है, आप देख सकते हो 1840 किताब है, कहानियों की किताब है, बहुत इसमें हिकायतें हैं। दूसरी किताब आसार सनादीद, जो मैंने इस पर्सपेक्टिव में आपको डिस्कस करा दिया, जो देहरी वाला मामला है, बता दिया हमने कि आसार सनादीद क्या किताब है। सरकश जिला बिजनौर हमने आपको बता दिया अभी डिस्कशन में। असबाब बगावत हिंद पर हम लोग डिस्कस कर चुके, हमने बता दिया ये किताब है, आप इसमें ईयर भी देखते जाओ। ठीक है, आईने अकबरी, ये सर सैयद की लिखी हुई किताब नहीं है, सर सैयद ने इसको एडिट किया है। ये बात क्या है, इसके राइटर तो अबुल फजल हैं, अबुल फजल, ये आईने अकबरी। बेसिकली अबुल फजल की किताब जो है वो अकबरनामा है, गौर करिएगा, अकबरनामा। अकबरनामा का जो 5th चैप्टर है, किताब का 5वां चैप्टर, पार्ट, अध्याय, उसका नाम है आईने अकबरी। सर सैयद ने अकबरनामा के 5th चैप्टर को, आईने अकबरी को, आइन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मतलब संविधान, उसको निकाल के एडिट किया, और एडिट करने के बाद उसको एक किताब की शक्ल दे दी। तो आज के डेट में आईने अकबरी आपको एक किताब दिखती है। ये एडिटेड बुक है, एडिटेड बाय सर सैयद अहमद खान एंड रिटन बाय अबुल फजल। तो अबुल फजल ने तो आईने अकबरी से नहीं लिखी थी, अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा का ही 5th चैप्टर जो है आईने अकबरी है। तो जाहिर सी बात, अगर राइटिंग की बात होगी तो अबुल फजल का नाम आएगा, और एडिटिंग की बात होगी तो ये नाम आएगा सर सैयद का। इस किताब की एक बड़ी खास बात, इसी किताब को लिखने के बाद सर सैयद अहमद खान गए, इसको लिखा खैर किताब को, और ये किताब पब्लिश हुई, एडिट हुई, एडिटेड होने के बाद आईने अकबरी। अब अगली किताब तारीख फिरोज शाही, ये भी एडिटेड बुक है। क्या है? एडिटेड, तो समझिएगा इसको, एडिटेड बुक है ये किताब लिखने वाले शख्स का नाम जियाउद्दीन बरनी है, जियाउद्दीन बरनी। बरन बेसिकली बुलंदशहर को कहते थे पहले, ये बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है इसको बरन कहते थे, इनका ताल्लुक बरन से है, इसलिए इनको जियाउद्दीन बरनी कहते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम की किताब है, और दिल्ली सल्तनत की डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बुक है दिल्ली सल्तनत की, जियाउद्दीन बरनी की लिखी हुई किताब तारीख फिरोज शाही। इसको सर सैयद ने एडिट किया। अब एडिट क्या होता है ये समझ लीजिए। किसी किताब को, जैसे मान लीजिए हमने कोई किताब अभी लिखी, उस किताब को आज से 200 साल बाद कोई शख्स एडिट कर रहा है, तो उसमें कोई कमियां रह गई हो तो उसको वो दूर करता है। दूसरी बात, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इस किताब से रिलेटेड नई आ गई हो उसको उसमें ऐड कर देता है, इसको हम लोग कहते हैं एडिट करना। तो सर सैयद ने तारीख फिरोज शाही को एडिट किया, और अगर इसके राइटर पूछा जाएगा आपसे तो राइटर है जियाउद्दीन बरनी।
जियाउद्दीन बर्नी। इस किताब की खासियत क्या है? इस किताब को अब देखो, इसका ईयर आप 1862 में लिखी जा रही किताब, तो 1862 के मतलब है कि रिवोल्ट के बाद लिखी जा रही है। सर सैयद ने जब किताब लिखी तो इस किताब को लिखने के बाद ये लेकर जाते हैं मिर्जा गालिब के पास कि आप इसका दिबाचा लिख दीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों? मिर्जा गालिब उस वक्त के बहुत बड़े स्टॉलवर्ट हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अगर इल्म और अदब की बात की जाए तो आप जानते हो, किसी चीज को जो फील्ड में काम करते हो आप, अगर उस फील्ड का बहुत बड़ा इंसान अगर उसमें एक कमेंट भी लिख दे तो उस किताब की अहमियत बढ़ जाती है। इस सोच के साथ सर सैयद गए थे यहां पर मिर्जा गालिब से मिलने के लिए। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मिर्जा गालिब ने उस पर कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया, और मिर्जा गालिब ने जो कहा सर सैयद से, उस चीज ने सर सैयद की जिंदगी को बदल के रख दिया। सर सैयद से कहा मिर्जा गालिब ने कि सर सैयद, ये कौम अंधेरे में जा रही है, लुटती और पिटती और बिखरती जा रही है, और आप पुरानी फरसुदा चीजों को बचाने में लगे हुए हैं। कहा कि कोशिश करिए कि ये नस्ल जो चल रही है कहीं जाया ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इसको तालीम की जरूरत है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि मिर्जा गालिब को लोग समझते हैं कि वो शायर थे, कभी कभी पी लिया करते थे। वो ठीक था, उनके पर्सनल अमाल हो सकते हैं, ऐसा हो, लेकिन सर सैयद के साथ जो उनका ताल्लुक रहा, या मिर्जा गालिब साहब जो हैं अपने आप में एक बहुत बड़े मुफक्किर भी हैं, बहुत ज़हीन इंसान है। उन्होंने जो बात कही सर सैयद से, ये तो इस बात ने सर सैयद को बहुत अपील किया, और फिर सर सैयद इसके बाद जहां जहां भी गए वहां वहां उन्होंने कोशिश की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम करने की, चाहे वह गाजीपुर हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे फाइनली अलीगढ़ हो। हम लोग अलीगढ़ के बारे में बात करेंगे अभी कि एमए कॉलेज यहां पर क्यों और कैसे फाउंड हुआ, वो अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन इस किताब की बड़ी अहमियत है। ये भी एडिटेड बुक है। अगली की बात, सर सैयद के खुतबात अहमदिया। ये किताब, इसकी बहुत अहमियत क्या है? ये किताब विलियम म्यूर ने एक किताब लिखी थी, एक बहुत बड़ा राइटर है, एजुकेशनिस्ट है, आपके हिस्टोरियन है इंग्लैंड का। इसने किताब लिखी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, द लाइफ ऑफ मोहम्मद। इस किताब में विलियम म्यूर ने कुछ ऐसी बातें कही जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ थी। सर सैयद के सामने जब किताब आई, उन्होंने पढ़ी तो तड़प उठे। इसका जवाब देने के लिए सर सैयद ने इंग्लैंड का सफर किया 1869 में, और जाकर वहां सर सैयद ने अपने बेटे के साथ गए, छोटे बेटे जस्टिस महमूद के साथ, और जाने के बाद वहां पर सर सैयद ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज को एक्सेस किया, मवाद इकट्ठे किए। चूंकि जब जवाब देना होता है किसी चीज का तो रेफरेंस भी देना पड़ता है किताब लिखने में। सर सैयद ने इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके और फिर इस किताब का जवाब लिखा, द लाइफ ऑफ मोहम्मद का। उसी किताब को खुतबात अहमदिया कहते हैं। इस किताब की खासियत क्या रही? इस किताब को जब पब्लिश किया गया, पढ़ने के बाद विलियम म्यूर ने अपोलोजाइज किया, माफी मांगा, और बजाते उसने पेपर में अपना माफीनामा दिया। अपनी तमाम किताबों को उसने कॉल बैक किया, और करने के बाद उनमें से उन इक्तबासात को, उन एक्सर्प्ट्स को निकाल दिया जो चीजें थी जो हुजूर के शान नहीं थी। जाहिर सी बात है उसकी नीयत खराब नहीं थी, जानकारी न होने की वजह से वो ये हरकत कर गया था। और यहां के बाद वो सर सैयद का बहुत अच्छा दोस्त हो जाता है। विलियम म्यूर बहुत मानने लगता सर सैयद को। एमए कॉलेज के टीचर्स को लेकर अगर बात की जाए जो इंग्लैंड से यहां पर आ रहे हैं, उसमें विलियम म्यूर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट का एक हिस्सा था जो हमने आपसे डिस्कस कराया। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे सर सैयद के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम लोग बात करेंगे, और सर सैयद की जो है, जो उनकी एजुकेशन को लेके उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पर हैं और विजिट करते होंगे, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे चल के आपको बहुत ही शानदार कंटेंट्स मिलने वाले हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने हमको सब्सक्राइब किया है, मेरी उनसे खास तौर से रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम एक आदमी 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को और सब्सक्राइब कराइए, ताकि इस चैनल का रीच बढ़े। तो इंशाल्लाह इस पर काम करने पर और मजा भी आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।